चलिए आज चलते हैं इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में। एक ऐसा दौर जहां गुलाम सुल्तान बने। जी हां, ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की और इसकी शुरुआत करने वाले गुलाम वंश की। तो तैयार हो जाइए, ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत पर एक के बाद एक कुल 5 राजवंशों ने राज किया। अब इनके नाम लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर घबराइए मत, इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है, एक सीक्रेट कोड की तरह। बस ये याद रखना है, गुल खिले तो सैयद लोधी। बस ये एक लाइन और पूरा क्रम हमेशा के लिए याद। तो आज की हमारी कहानी इन 4 मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि कैसे गुलाम वंश की ये मशाल पहले ऐबक से इल्तमिश तक पहुंची, फिर रजिया के हाथों में आई और आखिर में इसे बलबन ने संभाला। लेकिन गुलाम वंश की कहानी में गहराई से उतरने से पहले क्यों ना एक नज़र पूरी दिल्ली सल्तनत की बड़ी तस्वीर पर डाली जाए। इससे ये समझने में आसानी होगी कि आखिर ये कहानी कहाँ और कैसे फिट होती है। तो ये देखिए, वो हमारा सीक्रेट कोड यहाँ काम कर रहा है। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी, तो से तुगलक और फिर सैयद और लोधी। इस टेबल में साफ साफ दिखता है कि किस वंश की शुरुआत किसने की और कौन कब तक सत्ता में रहा। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बताता है कि कौन कितना टिका। तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक, पूरे 94 साल तक चला, और गुलाम वंश भी 84 साल के साथ कुछ ज्यादा पीछे नहीं था। इससे इन राजवंशों के असर का अंदाजा लगता है। और अब कहानी का पहला अध्याय खुलता है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। इनकी कहानी तो सच में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। सोचिए, एक गुलाम जिसे बाजार में किसी सामान की तरह बेचा गया, वो कैसे एक पूरे साम्राज्य का सुल्तान बन गया। तो आखिर ऐबक का ये सफर शुरू कैसे हुआ? देखिए, कहानी में 4 बड़े मोड़ हैं। पहले उसे एक गुलाम के तौर पर बेचा गया, फिर उसकी किस्मत ने पलटी मारी जब मोहम्मद गोरी ने उसकी काबिलियत को पहचान कर उसे खरीद लिया। बहुत जल्द वो गोरी का सबसे भरोसेमंद जनरल बन गया, और जब गोरी की मौत हुई तो भारत में सत्ता की कमान संभालने वाला ऐबक ही था। ऐबक सिर्फ एक ताकतवर सिपाही ही नहीं था, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वो इतना ज्यादा दान देता था कि लोगों ने उसे लाख बख्श का नाम दे दिया, यानी लाखों का दान देने वाला। ये उसके किरदार की एक बिल्कुल अलग झलक दिखाता है। एक चतुर राजा जानता है कि जंगें सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती हैं। ऐबक ने अपने नए नए राज्यों को मजबूत करने के लिए शादियों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। उसने अपनी बहन और बेटी की शादी अपने सबसे ताकतवर दुश्मनों से करा के उन्हें दोस्त बना लिया। ये उसकी कमाल की स्मार्ट पॉलिटिक्स थी। ऐबक ने सल्तनत की नींव तो रख दी थी, पर उस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी की उसके ही गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने। तो अब कहानी का अगला हीरो मैदान में आता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ऐबक ने जमीन खरीदकर नींव खोदी, तो इल्तुतमिश वो आर्किटेक्ट था जिसने उस पर एक शानदार महल बनाया। ऐबक लाहौर से राज करता था, पर इल्तुतमिश राजधानी को दिल्ली ले आया और उसे सल्तनत का असली पावर सेंटर बनाया। इसीलिए कई इतिहासकार ऐबक को संस्थापक और इल्तुतमिश को असली संस्थापक कहते हैं। उसने सल्तनत को एक प्रॉपर सिस्टम दिया, अपनी करेंसी चलाई, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। उसने 40 सबसे भरोसेमंद और ताकतवर तुर्की सरदारों का एक खास ग्रुप बनाया, जिसे 40 का दल कहा गया। और सबसे बड़ी बात, उसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान होने की मान्यता ले ली, जिससे उसके राज पर एक तरह से कानूनी मोहर लग गई। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। मोहम्मद गोरी का गुलाम था ऐबक, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। जरा सोचिए, एक गुलाम का गुलाम दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये बात उस दौर के बारे में बहुत कुछ बताती है। उस समय अगर किसी में काबिलियत और वफादारी है, तो वो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर सल्तनत के सबसे ऊंचे पद तक भी पहुंच सकता था। इल्तुतमिश के बाद सल्तनत ने वो देखा जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। दिल्ली के तख्त पर बैठी एक महिला, रजिया सुल्तान। ये कहानी है हिम्मत की, बगावत की और परंपराओं को तोड़ने की। इल्तुतमिश अपने बेटों को इस लायक नहीं समझता था। उसकी नज़र में सल्तनत को संभालने की हिम्मत और अक्ल सिर्फ उसकी बेटी रजिया में थी। लेकिन तुर्की सरदारों के लिए एक औरत का हुक्म मानना अपनी शान के खिलाफ था। बस यहीं से टकराव शुरू हुआ। उस जमाने के एक मशहूर इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज। उन्होंने रजिया के बारे में कुछ ऐसा लिखा जो उसके पूरे संघर्ष को एक लाइन में बयां कर देता है। उन्होंने लिखा
कि रज़िया में बादशाह होने के सारे गुण थे, बस एक कमी थी कि वो एक औरत थी। रज़िया ने इस दकियानूसी सोच को सीधी चुनौती दी। उसने पर्दा छोड़कर मर्दों वाले कपड़े पहने, हाथी पर बैठकर जनता के बीच गई और लड़ाइयों में खुद सेना को लीड किया। उसके हर कदम ने ताकतवर तुर्की सरदारों के अहंकार को चोट पहुंचाई और वो सब उसके खिलाफ हो गए। रज़िया की मौत के बाद सल्तनत में जो अफरा-तफरी मची, उसे संभालने के लिए एक बहुत ही सख्त हाथ की जरूरत थी, और वो हाथ था गयासुद्दीन बलबन का, जिसने सल्तनत को कह सकते हैं कि एक तरह से हार्ड रीसेट कर दिया। उसकी पॉलिसी का नाम ही था लौह एवं रक्त की नीति। इसका मतलब साफ था, सुल्तान की सत्ता को चुनौती देने वालों के लिए कोई माफी नहीं, सिर्फ सजा। ये तरीका क्रूर जरूर था, पर शायद बिखरी हुई सल्तनत को जोड़ने के लिए उस वक्त यही जरूरी था। सत्ता को पूरी तरह अपने काबू में करने के लिए बलबन ने सबसे पहले उसी 40 के दल को खत्म किया जो बहुत ताकतवर हो चुका था। उसने जासूसों का एक जाल बिछा दिया। दरबार में उसने सिजदा यानी सुल्तान के आगे सिर झुकाना और पैबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमने की रस्म शुरू की, और तो और खुद को जिल्ले इलाही यानी धरती पर ईश्वर की छाया घोषित कर दिया। तो ये थी गुलाम वंश की कहानी, जो इन 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी थी। नींव रखने वाला ऐबक, इमारत बनाने वाला इल्तुतमिश, परंपरा को चुनौती देने वाली रज़िया और लोहे जैसी पकड़ वाला बलबान। पर विडंबना देखिए, ये वंश इतने ताकतवर लोगों पर टिका था कि बलबन जैसे सख्त सुल्तान के जाते ही ये ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब सत्ता की नींव ही उन लोगों ने रखी हो जो खुद कभी गुलाम थे, तो क्या उस सत्ता को बनाए रखने के लिए हमेशा सख्ती और क्रूरता ही एकमात्र रास्ता बचता है? इस पर सोचिएगा जरूर।